बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके खुद के चैनल में। और बता दूं कि आज हम सॉल्व करवाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पेपर हुआ, यानी हिंदी बीए सेकंड सेमेस्टर में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो फॉलो होता है मेजर सब्जेक्ट के लिए, उसके पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। आने वाले आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर में या किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनर में या मेजर में। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूछे गए ऐसे जो प्रश्न है वो आपके जो है कहीं ना कहीं पे टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका है। अगर कहीं पर लगा हुआ CUET का जो पेपर लगा हुआ है एमए के लिए, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए हम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर में मेजर कोर्स में पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बीए सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, एग्जामिनेशन कब का है? ये एग्जामिनेशन अभी ये कल ही हुआ है, 2021-22 का। ओके, हिंदी साहित्य का इतिहास, कोड आपको यहाँ पर दिया है। मेजर सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, मेजर माइनर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते और जानने का हम प्रयास करते हैं। इनमें 100 प्रश्न है, 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर आपको देखिएगा यहाँ पर जो निर्देश दिए होते हैं उन्हीं में से आपको देखना है, निर्देश के हिसाब से ही करिएगा। हर पेपर में निर्देश एक बार जरूर पढ़िएगा। हो सकता है किसी पेपर में आपको कम करने को बोले, किसी में ज़्यादा करने को बोले। ठीक है, पहला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? फटाफट से बताइएगा। निराला की कौन सी कृति है जो कि शोक गीत मानी जाती है? पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो निराला की जो सरोज स्मृति रचना है, इसी को क्या कहा जाता है? शोक गीत कहा जाता है। सरोज कौन है? इनकी पुत्री है। निराला जी की बिटिया का नाम है सरोज, और सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में ये कविता लिखते हैं। और आप देखिएगा, सरोज स्मृति कवि पढ़ेंगे तो ये एक प्रकार से शोक गीत के रूप में हमारे समक्ष आता है। और हिंदी साहित्य में का जो छायावाद युग है, ये खास करके आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डूबा हुआ युग है, जो कि आंसुओं में डूबा हुआ है। जयशंकर प्रसाद उधर आंसू, लहर, झरना जैसे जो है रचनाएं लिख रहे थे। इधर जो है सरोज स्मृति निराला की। देखिए, निराला भी दुख से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, मतलब बहुत ज़्यादा दुख इनके जीवन में रहा। इनकी पत्नी की का देहांत होता है, बच्ची का देहांत हो जाता है। इसके बाद में आप देखिएगा जयशंकर प्रसाद के जीवन में भी दुख ही दुख रहा। ये बेचारे अंततः क्षय रोग से ग्रसित होकर के इनका देहांत हो जाता मात्र 47 वर्ष की अल्पायु में ही। इसके अलावा आप देखिएगा, और छायावाद के और उन नायकों में से किसका नाम आता है? पंत जी का। हालांकि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, लेकिन प्रकृति के रचनाएं जो प्रकृति की है उन्होंने, उसमें भी कहीं ना कहीं पे कुछ वेदना के स्वर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इसके अलावा आप देखिएगा महादेव वर्मा जी को छायावाद की दुर्गा कही जाती है। इनसे भी आप देखिएगा लगातार इनके रचनाओं में मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक, निराला कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। तो इस प्रकार से तो सरोज स्मृति इनका एक शोक गीत है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया उनका 1 नंबर हो गया। अभी मैं फिर 5वें से फिर से आऊँगा यहाँ पर। ओके, तो अभी पहला दूसरा चलिए आप लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है भाई? फटाफट से बताओ, प्रथम गीति नाट्य कौन सा? इनमें से करुणालय, आंसू, या फिर ज्योत्सना, या रजत शिखर? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो करुणालय जो है ये प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, जो कि प्रसाद जी का है। किसका है? प्रसाद जी। प्रसाद को जानते हैं? जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, करुणालय। करुण का घर, आलय माने घर, करुण माने करुण रस, आप समझ रहे हैं। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था बताएं? और इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र, और प्रेमचंद के लड़के का नाम है अमृत राय। तो अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा लिखा था। किसने लिखा था? अमृत राय ने इसको पूरा लिखा था। मंगलसूत्र जो उपन्यास था किसका है? प्रेमचंद जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि महाप्राण के नाम से कौन से कवि विख्यात है? मैंने इसको बताया था सिलेबस डिस्कशन में कि महाप्राण किसको कहा जाता है। महाप्राण निराला को कहा जाता है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को एक प्रकार से हिंदी में आप देखिएगा तो दूसरा रामचरितमानस इनकी रचना
कामायनी को कहा जाता है। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। छायावाद के उन नायकों में से एक, छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर रोज के कवि कहे जाते हैं। सुमित्रानंद पंत क्या कहते हैं, जो है छायावाद के शंकर कहे जाते हैं। निराला, आप देखिएगा निराला की रचनाओं में वेदना भरी पड़ी है और इनको महाप्राण निराला कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम पॉइंट है आपकी दृष्टि से। तो बताएं, जूही की कली, पल्लव या झरना या गीतिका, बताएं सभी लोग। पांचवे का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पल्लव जो है ये पल्लव जो ग्रंथ है ये छायावाद की प्रथम कृति जो है मानी जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि वियोगी होगा पहला कवि। प्रश्न क्या है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये किसकी पंक्ति है। और आंखों से अनजान बही होगी कविता अनजान, आंखों से चलकर बही होगी कविता अनजान, ये पंक्तियां हैं, बड़ी फेमस पंक्तियां हैं। इसको किसने कही थी, आरसी प्रसाद सिंह ने, सुमित्रानंद पंत ने, रामचंद्र शुक्ला ने, महादेवी वर्मा ने। तो कविता की परिभाषा को देते हुए कविता के बारे में कि वियोगी होगा पहला कवि, यानी पहला कवि जो भी रहा होगा वो वियोगी रहा होगा। आह से उपजा होगा ज्ञान, उसके आह से, उसकी वेदना से, उसकी पीड़ा से, जो अंदर में उसके व्याप्त है पीड़ा, तो उसी पीड़ा से कविता बनी है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा मानने वाले विद्वान जो है, ऐसा मानने वाले जो कवि हैं, उनका नाम है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं। तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ठीक है, तो किसने कहा था, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, पत्नी कहानी के लेखक है। पत्नी कहानी के लेखक कौन है, फटाफट से बताएं। मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, जयनेन्द्र कुमार, लक्ष्मी नारायण मिश्र। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पत्नी कहानी के लेखक कौन है। तो पत्नी की कहानी के लेखक कौन है, पत्नी कहानी के लेखक जयनेन्द्र कुमार। कौन है, जयनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर होगा आपका। थोड़ा सा तबीयत खराब है, मेरा जुकाम बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला प्रश्न, सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, बताएं। सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 8वें का। बिल्कुल, इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1917 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1917 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1917 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए 9वां प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 9 नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा आप सभी को। 9वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल का नाम जैसे ही आप सुनिएगा तुरंत आपके मुंह में फणीश्वर नाथ रेणु आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 9वें का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग देखिएगा। राग दरबारी उपन्यास किसका है, बताएं। 10वां प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निर्बल वर्मा का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, या भीषम साहनी का है, श्रीलाल शुक्ला जी का है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसकी अगर हम बात करें तो राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ला जी का है। ऑप्शन डी में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे श्रीलाल शुक्ला जी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जो है 11 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, फटाफट से बताएं। 1936 में हुई, या 1938 में हुई, या 1948 में हुई, या 1940 में हुई। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई थी। कब हुई थी, 1936 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। 12वां नंबर प्रश्न देखिएगा, बैजनाथ मिश्रा का वास्तविक नाम क्या था। बैजनाथ मिश्रा का वास्तविक नाम क्या था भाई, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, बैजनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो गया नागार्जुन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 12वें का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था, बैजनाथ मिश्रा। तो अब 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन नागार्जुन। देखिए 13वां आपने कहानी पढ़ी होगी, घोड़े वाली कहानी है। ठीक है, घोड़े की कहानी है और इसमें एक डाकू होता है और उसके हार की जीत वही कहानी है, सुदर्शन की कहानी है। बड़ी अच्छी कहानी है, आपने पढ़ा होगा, खैर 8 में है, कक्षा 8 में शायद एक कहानी आपको मिलेगी यूपी बोर्ड में। ठीक है, हार की जीत किसकी कहानी है, हार की जीत कहानी किसकी है भैया, हार की जीत कहानी सुदर्शन की है। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगी।
अगला प्रश्न आपके समक्ष 14वां नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? पृथ्वीराज की आंखें ये किसका एकांकी संग्रह है? बताने का प्रयास करेंगे। भुवनेश्वर कुमार का है, यानी भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर प्रसाद, या उदय शंकर भट्ट, या मोहन राकेश, या राम कुमार वर्मा। तो भाई ये जो कहा एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, एकांकी संग्रह माने होता है कई सारे एकांकियों को संग्रह करके एक पुस्तक छापी गई पृथ्वीराज की आंखों के नाम से। तो वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? राम कुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन डी में आपको दिख रहे होंगे राम कुमार वर्मा, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, 15वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। ठलुआ कलब किसका निबंध संग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठलुआ कलब किसका निबंध संग्रह भैया? ठलुआ कलब बताएं सभी लोग। ठलुआ कलब किसका निबंध संग्रह है? तो बाबू गुलाब राय का। ऑप्शन नंबर सी में दिए बाबू गुलाब राय, करेक्ट आंसर होंगे। ओके, बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह क्या? ठलुआ कलब। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि नागार्जुन किस धारा के कवि है? नागार्जुन किस धारा के कवि है भैया? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, या अलंकारवादी? तो छायावाद के तो नागार्जुन है ही नहीं, न अलंकारवादी है, न रीतिकाल के माने जाते हैं। तो ये न तो प्रयोगवाद के हैं किसके, तो प्रगतिवाद के नागार्जुन। ऑप्शन बी में दिया है। 16वें करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, प्रगतिवाद के लेखक हैं कौन? नागार्जुन कवि हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 17वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, सभी लोग देखिएगा। कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? कबीर की आलोचना, मतलब कि कबीर नाम से आलोचना किसने करी है? आलोचनात्मक कृति है एक कबीर, उस शीर्षक से किसकी आलोचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, राम कुमार वर्मा, या रघुवंश जी का? बताने सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, कबीर जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD करेक्ट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लाट की विधा किस उपन्यास, मतलब कि किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टार्ज है। प्लाट का मोर्चा क्या है? प्लाट का मोर्चा एक रिपोर्टार्ज है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेट JRF में पूछा गया है प्रश्न। ओके, 2015 के पेपर में आप देखिएगा तो मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, रिपोर्टार्ज। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न है। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? दुख सबको मांझता है ये किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की, यशपाल की, प्रेमचंद की, या आज्ञे की? दुख सबको मांझता, मांझता माने जानते हैं, जैसे बर्तन धुलने को बर्तन मांझना भी कहा जाता है। ठीक, तो दुख सबको मांझता है यानी साफ करता है, दुख सभी को मांझ देता है, सभी को साफ कर देता है, किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? ये अज्ञे की पंक्ति है कि दुख सबको मांझता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखते 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? प्रश्न आ चुका है कि संशय की एक रात कृति है किसकी रचना है? संशय की एक रात भैया नरेश मेहता की, CR शरण गुप्ता जी की, अज्ञे की, या केदारनाथ अग्रवाल की? संशय की एक रात बताएं। 20वें करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, संशय की एक रात जो रचना है वो नरेश मेहता जी की। किसकी है? संशय की एक रात। करेक्ट आंसर क्या होगा? जो है नरेश मेहता जी की संशय की एक रात। ओके, तो संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात जो रचना है ये है किसकी? ये श्री नरेश मेहता जी की। ऑप्शन नंबर ए दिया है, करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा। आवारा मसीहा जीवनी में किसका चरित्र, जीवन चरित्र वर्णित है? बताएं। तो आवारा मसीहा जो रचना है ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, लेकिन इसमें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के बारे में लिखा है इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका 21वें का। जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुसंधान शब्द का पर्यायवाची है। अनुसंधान शब्द का पर्यायवाची क्या है? शोध, गवेषणा, खोज, ये तीनों जो है अनुसंधान शब्द के ही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो 22 का जिन्होंने डी लगाया उन सभी का करेक्ट आंसर है। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका 23 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। 23वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न है कि संपूर्ण शोध के कितने अंग माने गए हैं? तो संपूर्ण शोध के आप 4 अंग मान सकते हो प्रमुख रूप से। ऑप्शन नंबर ए दिया, करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है 24वां नंबर, शोध सामग्री संचयन की बाद की कड़ी कौन सी होती है। तो ये सभी शोध सामग्री जब संचयन कर ले उसके अंदर तर्क पद्धति, विश्लेषण पद्धति और व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 25वां प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग, कबीर किस धारा के कवि हैं भाई। तो कबीर तो भाई ज्ञाना सरई के हैं। आपसे पूछता मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के हैं, तो प्रेमा सरई के थे। ठीक, आपसे पूछता कि सूरदास तो कृष्णा सरई से, अगर पूछता तुलसीदास तो रामा सरई से। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको ये तो प्रश्न बताया ही था भक्ति काल वाला, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 26 नंबर प्रश्न भी हमने आपको बताया था, शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रचनाकार कौन है। शिव सिंह सेंगर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आदिकाल से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। तो गारसद तासी ने जो है लिखना सबसे पहले प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का जो प्रारंभ माना जाता है वो गारसद तासी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया, करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर, 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन गारसद तासी, सबसे पहला इतिहास इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो जो गारसद तासी ने लिखा था वो इस्तवार दल्ला लितरियोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी, ये गारसद तासी का ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज का कौन सा है, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था रामचंद्र शुक्ला ने। इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा इनमें से, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाने का प्रयास। देखिए 29वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मेरे भाई, देखेंगे सभी लोग प्रश्न, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने आदिकाल वाला जो चैप्टर पढ़ाया उसमें हमने सब बता दिया है। तो वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो अभी भी हमने बताया हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है इसको लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, हमने कहा था संदेश रासक काव्य के रचनाकार कौन है, अब्दुल रहमान है। ये कैसा काव्य है, तो ये एक प्रकार से मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है, मुक्त काव्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है। मैंने बताया था चंद्रबरदाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग तमाम प्रकार के प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा। हर एक परीक्षा की दृष्टि से, चाहे कंपटीशन की कोई परीक्षा आप देने जा रहे हो, चाहे आप बीए में हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई, ये सभी मैंने बताया था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पौमचर्यू भी आ गया, इसको भी मैंने बताया था। पौमचर्यू किसकी रचना है, ये स्वयंभू की रचना। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्वयंभू, करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया 33 का करेक्ट आंसर होंगे। देखिए 34, 35, 36 यहाँ तक 42 तक ये प्रश्न मुझे मिला नहीं। अब ये मत सोचिएगा बहुत सारे विद्वान लोग कि सर जी को पता नहीं था इसीलिए इसको नहीं बता रहे हैं। मुझे पता था भाई, मैं ढूंढ लेता। अगर नहीं भी पता होता, क्या मुझे सारे प्रश्न पता होते हैं इनमें से, हो सकता है कि 4-6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुझे भी नहीं पता होते हैं, उसको ढूंढना पड़ता है, इसीलिए तो टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं जो है, ये नहीं है, ये जिसने भेजा मेरे पास उसने ये जो है पेपर ही नहीं भेजा था। ओके, और 2-3 लोगों ने भेजा था, तो एक लोगों ने भेजा तो क्या होता है कि सबका सीरियल जो अलग अलग होता है, इसलिए हमने सोचा कि अब रहने दीजिए। उनसे कहा भी, हमने फ़ोन भी किया उनके पास, लेकिन जो है रिप्लाई ही नहीं आया, तो हम कहे चलो जितना है उतना ही करवा देते हैं। ठीक, तो ये देखिए 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परेशान ना हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं थे, आदिकाल को लेकर के ही प्रश्न रहे होंगे। 42 नंबर प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई भैया, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 84 सिद्धों की संख्या मानी गई है और नाथों की संख्या 9 मानी गई। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा 42 का जिन्होंने लगाया।
43 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग देखने का प्रयास। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? तो इसको कहा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 43 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 43 का कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 44 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? बीजक क्या है? कबीर की रचनाओं या कबीर की जो बानियों का संग्रह है, जो उन्होंने बोला उसका संग्रह बीजक है। बीजक 3 भागों में बटा हुआ है, एक है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। साखी मतलब होता है साक्षी, शबद माने होता है शब्द और रामायणी माने होता है रामायण। तो इस प्रकार से 3 जो है भाग में बटा हुआ है ये बीजक, जो कि संकलन किसने किया था? तो कबीर दास के एक शिष्य थे, उनका नाम है कबीर दास के शिष्य थे धर्मदास, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, मतलब उन्हीं के द्वारा संकलन किया गया बीजक का। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। जिन्होंने भी ये लगाया उनको 1 नंबर मतलब कि मिल गया होगा लगभग। अगला प्रश्न देखिएगा। भक्तमाल के रचयिता हैं, बताएं सभी लोग। भक्तमाल के रचयिता कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा भक्तमाल नाभादास। भक्तमाल नाभादास, ऐसे हमने इसको याद कर रखा है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है। मैंने बताया था रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कांडों के नाम ही बताए थे। बाल कांड, अयोध्या कांड, और उसके बाद में आप देखिएगा आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, ओके, और उसके बाद में उत्तरकांड। ये 7 कांड है। तो रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और सभी की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न देखिएगा कि विनय पात्रिका किसकी रचना है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विनय पात्रिका किसकी रचना है? 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या मीरा? तो विनय पात्रिका जो रचना है ये तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी में दिए तुलसीदास करेक्ट आंसर होंगे। तुलसीदास की रचना कौन सी? विनय पात्रिका। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा अलवार संतों की संख्या कितनी है? अलवार संतों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या 11? तो अलवार संघ को कितनी संख्या मानी गई है? 12। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 49 नंबर। 49वां नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। प्रश्न क्या आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? बताएं। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी या मंजन? तो भाई सूफी काव्य परंपरा की या प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहला कवि पूछे तो जाहिर सी बात है कौन है? मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है, मैंने बताया भी था प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा 50वां नंबर प्रश्न है। पद्मावत की भाषा कैसी है? ये भी मैंने बताया था आपको बीच में। पद्मावत की भाषा कैसी है? तो अवधी भाषा है। अगर इसमें भी अवधी और ठेठ अवधी होता तो ठेठ अवधी हम लगाते। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने 50 का बी लगाया उनका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग देखिएगा। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 1565, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ कौन है भाई? विट्ठलनाथ का पूरा नाम क्या है? सॉरी, विट्ठलनाथ कौन है? विट्ठलनाथ जो है ये विट्ठलनाथ की अगर बात की है, विट्ठलनाथ ये वल्लभाचार्य के बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं। बट विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य के लड़के हैं और वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। और आप देखिएगा वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, उनमें सूरदास भी शामिल थे, उनको जो है अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित किया गया। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के पिताजी के 4 शिष्य, इन मिला करके 8 कवियों का, कृष्ण भक्त शाखा से संबंध रखने वाले 8 कवियों का एक संग्रह किया, उसी को अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। और अष्टछाप का कहीं न कहीं पे जो प्रमुख कवि माना जाता है सूरदास को। और जहाज भी कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। किसने कहा था? विट्ठलनाथ ने कहा था कि जब सूरदास की मृत्यु हुई तब कहा था इन्होंने कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो जाको जो कुछ लेना है सो लियो। ये किसने कहा था? विट्ठलनाथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। 1565 में रचना हुई, मतलब कि स्थापना हुई किसकी? क्या मैंने बताया था अभी आपको? अष्टछाप के कवियों। 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो दास भाव की उपासना किसकी थी? तुलसीदास महाराज की थी। साक्य भाव की उपासना किसकी थी? भगवान की, वो थी सूरदास की। माधुरी भाव की जो उपासना थी, यही उपासना है मीराबाई की। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, माधुरी भाव।
वात्सल्य भाव की भक्ति किसकी थी? जो माता यशोदा थी, वात्सल्य उनका, वात्सल्य माने प्रेम। ओके। 53 नंबर, वात्सल सम्राट किसे कहा था? सूरदास को। 53 नंबर प्रश्न है, पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सभी को पता है, सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा था? विट्ठल नाथ ने कहा था। तो 53 नंबर का जिन्होंने भी डी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 54 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अब इसका बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। केसो कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? तो केसो अपने आप से स्वयं नहीं कहेंगे, तो केशव दास नहीं कहे हैं इसको, तो बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल गलत है। ना तो इसको रैदास ने कहा था, ना प्रियादास ने कहा था। केशव के समकालीन ही है तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास और केशवदास समकालीन ही कहीं ना कहीं पे रहे हैं, और इनकी रचनाएं जो है कहीं ना कहीं पे इन्होंने ही, तुलसीदास जी ने कहा कि केशव कहीं न जाए का कहिए, ये तुलसीदास जी ने कहा था केशवदास से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, तो ये बात ध्यान, जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर हुआ, जिन्होंने बी लगाया उनका गलत है। 55 नंबर प्रश्न पूछ लिया गया। देखिए ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, सही अनुक्रम बताइए, यानी सबसे पहले कौन, उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले जिनका जन्म होता है वो कौन है इनमें से? भाई देखिए, कबीर 3 में है, इसका मतलब कबीर का जन्म इनमें से सबसे पहले होता है। तो कबीर के बाद में कौन? कबीर के बाद में धर्मदास नहीं थे, कबीर के बाद में रैदास का जन्म होता है, रैदास के बाद में फिर धर्मदास का, और उसके बाद नानक। तो डी ऑप्शन जो है यही करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग देखिएगा। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? बताएं। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या, उत्तर मध्यकाल मतलब क्या? रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल का मतलब क्या हुआ? रीतिकाल। तो आप बताइए, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? कला काल कहा, अलंकृत काल कहा, रीतिकाल कहा, श्रृंगार काल कहा? फटाफट से बताएं। तो मिस्र बंधुओं की अगर हम बात करें, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। क्या कहा? मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। तो 56 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा, ऑप्शन नंबर बी दिया, जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट है। देखिए इस प्रश्न को मैंने आपको बताया था सिलेबस में ही कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा था। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया गया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसने, मतलब कि कठिन काव्य का प्रेत किसे या किस आलोचक ने कहा, किसको कहा? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए दिया, तो 57 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न देखिएगा, देखिए ललित ललाम किसकी रचना है? बिहारी की एकमात्र रचना तो होंगे नहीं। ओके, ललित ललाम किसकी है भाई? ललित ललाम किसकी है? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ना पद्माकर की है, ना चिंतामणि की नहीं हो सकती, ना बिहारी की है, यह है किसकी? मतीराम की है। ऑप्शन डी में दिए मतीराम, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, 59 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष। देखिए 59 नंबर प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार है। कवित्र रत्नाकर, देखिए कवित्र रत्नाकर नाम से पता चल रहा है, ये रत्नाकर की रचना बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कवित्र रत्नाकर किसने लिखा है? 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेनापति ने कवित्र रत्नाकर लिखा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 60 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 60 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है भाई? 60 नंबर प्रश्न आ चुका है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद जाहिर सी बात है, मैंने बताया था रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ओके, रीतिबद्ध के कौन कवि हैं? रीतिबद्ध में आपका नाम आता है केशवदास का। किसका नाम आता है रीतिबद्ध में? केशवदास रीतिबद्ध के हैं। रीति सिद्ध के कवि की बात की है तो बिहारी लाल है। ओके, बिहारी लाल। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो घनानंद किस धारा के कवि हैं भाई? घनानंद रीति मुक्त धारा के हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 61 नंबर प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है, रीतिकाल के कवियों की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते थे ये लोग, ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं लिखते थे। तो रीतिकाल के कवियों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी दिया, करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, और आप लोगों के लिए नया प्रश्न भी हो सकता है। प्रश्न था कि ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो ऋतु वर्णन के लिए खास करके आप देखिएगा, रीतिकाल में जो ऋतु वर्णन किया है और सबसे अच्छी मात्रा में किया है वो सेनापति जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? मैंने बताया था एक ही कवि हिंदी साहित्य में जिन्होंने मात्र एक रचना लिखी और उसी से अमर हो गए, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई को स्वयं बिहारी ने ही लिखा था। ओके, बिहारी लाल ने ही लिखा था, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसका एक दोहा अगर मैं आपको सुनाऊं, कहात नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, और भरे भवन में करत है नयन नहीं सो बात। अगला बार देखिएगा, 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या था भाई?
प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करो, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, पॉलिटिकल साइंस का भी मैं जल्दी प्रयास कर दूंगा। ओके, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है बताएं? सदल मिश्र, लल्लूलाल, या फिर राम प्रसाद निरंजनी, या श्रद्धा राम फुलौरी? बताएं प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रेम सागर की रचना कौन है? रचना कौन है? लल्लूलाल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। 65 नंबर प्रश्न है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का उपनाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लास्ट में लिखा रहता है, आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सितारे हिंद किसका है? तो राजा शिव प्रसाद का नाम है। तो 65 का ये ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट था। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 67 नंबर 67 नंबर प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध निम्नलिखित में से किसका है? बताएं यमलोक की यात्रा। 67 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? राधा चरण गोस्वामी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने राधा चरण गोस्वामी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यमलोक की यात्रा किसकी यात्रा, मतलब कि यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? ये राधा चरण गोस्वामी जी का। ऑप्शन नंबर बी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं? बताएं 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? निस्सहाय हिंदू उपन्यास लिखा है राधा कृष्णदास ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया राधा कृष्णदास, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। 69 नंबर प्रश्न देखिएगा, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। ऑप्शन डी में दिए हैं हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। 69 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, जिन्होंने डी लगाया उनका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़े सहज प्रश्न आ रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना पूछता तो दादा सरस्वती ने। ओके, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कवि वचन सुधा एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष बताएं। कवि वचन सुधा का प्रकाशन जो होता था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रारंभ हुआ, और कब प्रारंभ हुआ आप पूछ रहा है, बताएं इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 1868 ईस्वी में प्रकाशन में आई ये है कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 72 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? नहुस नाटक के नाटककार कौन है? नहुस नाटक के नाटककार कौन है? भारतेंदु, गोपाल चंद्र गिरधर दास, या मधुसूदन दत्त, या मैथिली शरण गुप्ता जी? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? नहुस नाटक के नाटककार कौन है? 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? नहुस नाटक के नाटककार कौन है? 72 करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये नहुस नाटक के रचनाकार है। नहुस जो है महाकाव्य, नहुस कविता के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो तो मैथिली शरण गुप्ता की है, लेकिन नाटक जो लिखा है तो किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। 73 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्रा जी जो है ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। 74 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है भैया ये किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं करेक्ट आंसर होंगे। 74 का ए करेक्ट आंसर था, जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा रचनाएं भारतेंदु जी की किस बोली में है? ये खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया है। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप भारतेंदु जी की खड़ी बोली की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा आपके समक्ष 76 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है मेरे भाई कि नाटक निबंध के रचयिता कौन है? नाटक निबंध के रचयिता कौन है? 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। जहाँ तक इसके इस निबंध के रचनाकार मेरे हिसाब से ना तो प्रेमचंद जी हैं और ना ही भारतेंदु हैं, और जयशंकर प्रसाद का भी ये निबंध नहीं है। और मेरे हिसाब से 100% अगर मैं बताऊंगा तो ये देवकीनंदन खत्री जी का ही निबंध है। ओके, देवकीनंदन खत्री जी का। नाटक निबंध के रचयिता जानते हैं कौन है? नाटक निबंध किसने लिखा है? मेरे हिसाब से देवकीनंदन खत्री। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं एकदम से श्योर नहीं हूँ, ये बात मैं बता दे रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा वो कहता है देवकीनंदन खत्री होनी चाहिए, लेकिन एक बार देख लीजिएगा इस प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक उपन्यास 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 77 बिल्कुल 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 अजान एक उपन्यास
100 अजान एक सुजान, ये उपन्यास किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट आंसर होगे। 77 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, 100 अजान एक सुजान, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 78 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आषाढ़ का एक दिन, प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक की अगर बात की जाए, आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा था, किसने लिखा था भाई? इसको लिखने वाले जो विद्वान है मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। बड़ा अच्छा है आषाढ़ का एक दिन, देख पढ़िएगा कभी टाइम मिले तो। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रानी केतकी की कहानी किसने लिखा? नाम सुनते ही आपको इंशाअल्लाह खां का याद आती है, तो भाई जो है 79 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? रानी केतकी की कहानी, कहानी के रचनाकार जो है कौन है? इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर होंगे इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। 80 नंबर देखेंगे सभी लोग। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? तो मैंने बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला, और यहीं से आप देखिएगा एक युग का शुरुआत हो जाती है जिसको द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। सारी रचनाएं सरस्वती पत्रिका से संपादित होती थी उस समय, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का सूत्रपात होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 81 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ ही लिया गया आपसे कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भाई प्रारंभ तो 1900 ईस्वी में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 1900 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसका संपादन 1903 से संभाला था जो है इसको किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपसे पूछा क्या गया है कि पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1900 ही लगाइएगा, 1903 मत लगाइएगा। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा, ना कि सी वाला। ओके, 82 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी भाई? 1893। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। 82 का ए ऑप्शन होगा, 1893 इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, 83 नंबर प्रश्न सभी लोग देखिएगा। 83 का करेक्ट आंसर क्या है? 83 का करेक्ट आंसर क्या है भाई? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? द्विवेदी युग की काव्य भाषा की अगर बात की तो खड़ी बोली द्विवेदी युग में आकर के पारिष्कृत हो जाती है। मैथिली षड़गुप्ता की रचनाओं को आप देखिएगा, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को देखिएगा, इन सभी की रचनाएं आधे खड़ी बोली में काव्य और गद्य दोनों लिखे जा रहे थे। और भारतेंदु युग की बात की तो भारतेंदु युग में गद्य जो था वो तो लिखा रहा था खड़ी बोली में, लेकिन जो पद्य रचनाएं थी यानी काव्य रचनाएं थी वो अभी भी ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। और द्विवेदी युग में आकर के भाषा का परिमार्जन होता है। सरस्वती पत्रिका में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जाते हैं वो भाषा का बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं, और इसीलिए खड़ी बोली में ही सारी रचनाएं होती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। 84 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी जाती है? भाई बताएं सभी लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, मैथिली षड़गुप्ता या श्रीधर पाठक? तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी जाती भाई? राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती किसको? मैथिली षड़गुप्ता को। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, मैंने बताया अभी था सिलेबस में। मैथिली षड़गुप्ता कहा था, ये प्रश्न जरूर आएगा, आ गया ना। मैथिली षड़गुप्ता को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 85 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास की भाषा क्या? प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, ठीक है। प्रिय प्रवास, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेले, आके आंसू द्रव्यवल से थे धरा को भिगोते। इसके अलावा आप देखिएगा, तभी इसी काल वातायनों से एक हवा चलती है, और राधा बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी। गेह माने घर में अकेली बैठी थी राधा जी। एक हवा आती है, वो सदगंध पुष्पों को लिए हुए, पुष्प के सुगंधों को लिए हुए है, आती है। एक झोंका झरोखे से आता है अंदर, ठीक है। झरोखे माने दरवाजे, वो खिड़की जिसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रिय प्रवास की भाषा कैसी है? ये खड़ी बोली में आप देखिएगा, पहला जो है महाकाव्य खड़ी बोली का यही माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्रिय प्रवासी। तो आपसे पूछता है प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो प्रिय प्रवासी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ओके, 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? बताएं, साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। साकेत जो प्रबंध काव्य है इसकी जो नायिका है उनका नाम क्या है? उर्मिला। और आप देखिए साकेत ये प्रबंध काव्य किसका है? मैथिली षड़गुप्ता जी का। तो आप देखिएगा ये उर्मिला जो है मतलब द्विवेदी जी के कहने से आप देखिएगा जो पात्र छूट गए थे, जिन पर कोई काव्य नहीं लिखा जा रहा था, उन पर काव्य ग्रंथ लिखा है मैथिली षड़गुप्ता जी ने द्विवेदी जी के परामर्श से। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा।
87 नंबर प्रश्न देखिएगा, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। 87 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल हरियोत जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 88 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? छाया जो है ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह है छाया। ओके, कहानियों की पुस्तक है छाया, जिसमें जयशंकर प्रसाद की शुरुआती कहानियों का मेंशन है। तो 88 करेक्ट आंसर क्या होगा? 88 का होगा। ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। ऑप्शन नंबर धनपत राव श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम क्या है? नवासी करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद जी के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखिएगा, 90 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके समक्ष। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है, बताएं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था, बताएं ये किस सन में प्रकाशित हुई? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन होता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, शायद 10th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में था आचरण की सभ्यता। ये किसका निबंध है भैया? आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया आचरण की सभ्यता निबंध। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 92 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है भाई? कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो किसका प्रसिद्ध निबंध है ये? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है। कविता क्या है? ओके, पंडित रामचंद्र शुक्ला, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, बात एक ही। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 93 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह किसने लिखा है? इसको लिखने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह है रसज्ञ रंजन। ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 94 नंबर प्रश्न आ चुका। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा, अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बनारसी दास जैन ने लिखा है अर्धकथा आत्मकथा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। बिल्कुल आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता रहा हूँ, बड़ी तीव्र गति से बता रहा हूँ, समय आपका बिल्कुल भी नहीं रह रहा हो। एक बार लाइक करिएगा भाई, लाइक से आप मुँह मत मोड़ो। इतनी मेहनत करने के बाद में आपके समक्ष सारी चीज़ें इकट्ठी दे पाते हैं, तो आप लोग मेहनत को समझो, लाइक वगैरह करो, शेयर करो, सभी दोस्तों को बताओ कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप जाकर के देखो। 10-10 लोगों से सब्सक्राइब करवाओ चैनल। कामायनी का प्रकाशन किस वर्ष होता है भाई बताएं? कामायनी का प्रकाशन जो होता है, कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रकाशन कब होता है इसका? प्रकाशन होता है 1935 ईस्वी में। ठीक है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चमला की रेख, चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, इसके अलावा नील परिधान बीस सुकुमार, कुल्लाहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हो जो बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कामायनी महाकाव्य की ही ये सारी चीज़ें। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 1935 में प्रकाशन होता है। देखिए 97 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा तुलसीदास कविता। तुलसीदास कविता किसकी काव्य रचना बताएं? तो ये तुलसीदास जो है तुलसीदास की नहीं है, ना तो रामचंद्र शुक्ला जी की है, ना नंदुलाल वाजपेयी की है। बच्चे को निराला, निराला की रचना है तुलसीदास। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। 98 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी? फटाफट से बताएं, छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? 98 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 98 बिल्कुल ए ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। ये कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। एक बार फिर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है, पड़ने वाली लगती है, और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये कथन कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने 98 का ए लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रसाद का। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? बताएं, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य भैया? कामायनी, प्रेमपथिक, आंसू या झरना? तो कौन सा काव्य स्मृति काव्य है भाई? आप देखिएगा आंसू काव्य जो है स्मृति काव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, 100वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। हिंदू मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो काशी से निकलती थी। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। मध्यकालीन इतिहास का लिखित मॉडल पेपर देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा, ये अवेलेबल हो चुका है। और इससे पहले एक मॉडल पेपर और 2 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के, 2 मॉडल पेपर लिखित के, दोनों अवेलेबल हो। मध्यकालीन इतिहास के मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी पॉलिटिकल साइंस का ये हमने दे दिया है आपका, ये है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का लिखित पेपर का, इसको देख लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव का जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का हुआ है उसके लिए मैं जल्दी कार्य कर रहा हूँ अभी। मैं जल्दी उस पर आपके समक्ष 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता दूंगा, परेशान ना हो आप लोग। अगले चैप्टर मतलब कि अगले पेपर की तैयारी करो, मैं जल्द ही उसको लेकर के मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। आपकी समक्ष जल्दी पॉलिटिकल साइंस का होगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा से बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप लोगों ने देखा और समझा, विस्तार से जाना। ओके, चलिए फिर मिला जाए। तो मध्यकालीन इतिहास 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसके बारे में हमने खूब अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। 2 मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, दोनों को देख लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, हर एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 मॉडल पेपर लिखित के और ऑब्जेक्टिव के अवेलेबल हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ओके, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।